वेलकम बैक। तो इसमें हमने ये शुरू किया हुआ था सीएसएस का। तो मैंने पहले बीच में थोड़ा सा आपके लिए इसमें इंट्रोस का फिर मैं बताता हूँ कि एचटीएमएल में आप एक वेब पेज का एक ढांचा खड़ा करते हैं, जिस तरह बिल्डिंग का आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ठीक है। लंटर होता है, दीवारें होती हैं, और सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बोलते हैं। ये उसकी डिज़ाइनिंग के लिए एक टूल है। तो इसमें आप उसके वो जैसा कलर वगैरह होता है, उस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो तो हमने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो आपकी एचटीएमएल से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब एक ज़रूरत है, आपकी मजबूरी है। आज का तो ऐसे टूल्स भी हैं जो कि आपके जनरेट कर देते हैं कोड, सीएसएस का भी और एचटीएमएल का भी। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आपको कल कला कोड एडिट करना पड़े, तो फिर आपको अगर बेसिक्स नहीं पता तो फिर आप उसमें उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो जो सीएसएस आपने लिखनी है, तो इसकी ये एग्जांपल हम ये फॉलो कर रहे थे। ये कोड है, थोड़ा सा आपको एचटीएमएल का पता है? ताहा, अच्छा सही है। बस ये समझें कि एक कोड होता है, वो आपके ये राइट साइड पे पेज है, ये जनरेट कर रहा है। तो हर काम करने का एक तरीका होता है ना, तो इन्होंने भी एक तरीका डिफाइन किया अपना कि आपने एक वेब पेज बनाना है, तो ये उसके उन्होंने कोड्स बनाए हैं। तो इसमें एक ये आप देख रहे हैं स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल और स्टाइल, ये चीज़ नज़र आ रही है। इससे ऊपर और इससे नीचे आप बेशक थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि वो एचटीएमएल का पार्ट है, वो आप सीखेंगे तो आपको आएगी। तो इसमें अब देखें, यहाँ पे ये रंग इसका सुर्ख आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दें तो उसका रंग हो जाएगा काला, ठीक है। और ये लेफ़्ट लाइन भी हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टेक्स्ट होता है वो उसका कलर ब्लैक होता है। इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ ताकि वो कोड वापस आ जाए, क्योंकि आप डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ करेंगे ना चीज़ें इस तरह चला चल। ये वेबसाइट आप नोट कर लें, इस वेबसाइट से आप करेंगे ये, इसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए उन्होंने ऑनलाइन ये एग्जांपल्स चेक करने के लिए बनाई हुई हैं। लेफ़्ट साइड पे कोड है, राइट साइड पे उसकी आउटपुट है। तो यहाँ पे देखें पी इधर लिखा हुआ है और पी इधर नीचे भी है। तो इसका यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि ये जो पी जिधर जिधर नीचे ये आया हुआ है, इसके अंदर जो भी ये कोड टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसके अंदर वाले पार्ट जो है ना, ये टेक्स्ट है और बाकी ये कोड्स हैं। तो ये इसको हम टेक्स्ट कलर रेड कर रहे हैं और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए ये पेज है, ठीक है। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो ये इसके सेंटर में आ रहा है। ये चीज़ समझ आ गई है। तो यहाँ पे इस तरह के ये कोड्स आते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं ना, इसके अंदर हम कोड्स लिखते हैं। तो ये इसमें देखें, यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन लिखा हुआ है, तो इसमें आपने एक से ज़्यादा कोड लिखना है तो वो सेमी कॉलन लाइन के एंड पे लिखते हैं हम। तो ये फिर हम देखेंगे, इसमें साथ साथ सीखेंगे। एक चीज़ आपने सीख लिया है कलर के नाम से, और एक टेक्स्ट लाइन, ये सेंटर है, ये राइट भी हो सकता है, लेफ़्ट भी हो सकता है। जैसे मैं अभी इसको इसमें यहाँ पे करने का, इसमें एक अच्छी बात यह है ना कि आप इसको चेंज करके उसी वक्त रन कर सकते हैं, और आप वो जो भी चेंज है वो उसको आप देख भी सकते हैं। तो ये डेमोंस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा ये टूल है। तो ये फिर हम पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो सारी मेमोराइज़ करनी भी मुश्किल है, लेकिन यह कि जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाती हैं। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे जाते हैं, और इसका सेंटिक्स जो हमने पढ़ा है ना, वो ये है कि सीएसएस किसी चीज़ का आपने उसकी डिज़ाइन चेंज करना है, उसका एक सिलेक्टर है, फिर आगे प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं जिस तरह वो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई थी। तो आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो आपने बिल्कुल पूछना है। हम मेन इसमें जो है ना वो एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे। फिर ये सिलेक्टर्स की टाइप्स हैं, सिंपल सिलेक्टर्स हैं, इसमें कंबाइन करके हम ये सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं, शूडो, क्लास, एलिमेंट और एट्रीब्यूट, ये सारे हम देखेंगे। क्योंकि ये आप याद करने के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, तो ये आप नहीं कर सकेंगे, भूल जाएंगे। तो इसमें जो चीज़ें डेमोंस्ट्रेशन वाली है वो हम साथ साथ करेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप देखें, बाकी ये मिलती जुलती एग्जांपल है उसके साथ, पिछली के साथ। इसमें ये वाला टेक्स्ट चेंज हो गया है, ये यहाँ पे चेंज किया है इन्होंने, तो वो यहाँ पे भी चेंज हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने मी टू, यानी जितने ये पी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपके बेसिकली पैराग्राफ की शॉर्ट लिखा हुआ है पी। जितने पैराग्राफ्स लिखने हैं
आपने वैसे तो आपने कोई आर्टिकल लिखना हो ना, वो तो आप सीधा शुरू हो जाते हैं, लेफ़्ट से राइट आर्टिकल लिख दिया, पैराग्राफ बनाया, एंटर दबाया 2 दफ़ा, फिर एक और पैराग्राफ। लेकिन जब HTML में आपने पैराग्राफ बनाने हैं तो ये इस तरह पी लिखते हैं स्टार्टिंग, और एंड पे इस तरह पी क्लोजिंग, इसके अंदर आप पैराग्राफ लिखते हैं जितने भी पैराग्राफ हैं। फिर ये आगे इसमें और वैल्यूज़ भी आती हैं, इसकी जो जिस तरह ये पी है, इसकी ब्रैकेट क्लोज करने से पहले उन्होंने और कुछ लिख दिया है। मतलब अभी इसको इग्नोर करें जो भी लिखा हुआ है, इसमें हम फिर देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसको जरा बैक स्पेस करके रन करें, ये आईडी को हटा के। ये तब भी सेम ही आएगा क्योंकि इन्होंने इसको यूज़ नहीं किया है। यूज़ से मुराद यह है कि यहाँ पे इन्होंने आईडी को किधर डिफाइन नहीं किया। स्टाइल के अंदर कोड नहीं लिखा है इसके अगेंस्ट। ठीक है। वो कोड लिखा होगा तो तभी फ़ायदा होगा। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्यों लिखी है अभी, ये शायद वैसे तो ये इस्तेमाल करते हैं तभी लिखते होते हैं। बहरहाल ये ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इसको वजह, लेकिन ठीक है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, इसको एक ख़ास मकसद है। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी ये पी वाले 3 हो गए हैं, ठीक है, पैराग्राफ वाले 3, लेकिन जो आपने डिज़ाइन ऊपर लिखा है पी के लिए वो एक दफ़ा ही लिखा है, तो वो सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसका रंग अगर मैं ग्रीन कर देता हूँ तो ये सब के लिए ग्रीन हो जाएगा। एक लिहाज से फ़ायदा भी है और एक लिहाज से नुकसान भी है कि अगर आप ये चाह रहे थे कि आखिरी 2 या 1 इनमें से उसका कुछ और ही रंग होता, तो ठीक है, ये पिछली एग्जांपल से मिलती जुलती है, बस ये यहाँ पे पैराग्राफ 3 हो गया और ये चीज़ उन्होंने ऐड किया है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये चीज़ सिलेक्टर है। अभी हमने ये एक तरह का सिलेक्टर इस्तेमाल किया, इसको हम कहते हैं टैग सिलेक्टर। नीचे जो टैग्स हैं ना उनका नाम सीधा सीधा आप लिखते हैं ऊपर, तो इसको हम टैग सिलेक्टर बोलते हैं। तो अभी हम हमारा यहाँ पे एक ही हमने देखिए टैग इस्तेमाल किया है पैराग्राफ का। इस तरह हेडिंग्स के टैग हैं। अभी मैं CSS का पार्ट बता रहा हूँ, आपने जो HTML का पार्ट है वो वीडियोस देख के आपने सीखना है, ठीक है। उसमें फिर आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो आप बताएंगे। तो एक इसमें हम बोलते हैं, अभी आपने जो सीखा है देखा है जो, उसको हम बोलते हैं टैग सिलेक्टर। एक होता है ID सिलेक्टर, क्योंकि हमें बाज़ जगह पे जो ब्लॉक हैं उस पर कुछ और तरह का स्टाइल देना होता है, तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम आईडीज़ बनाते हैं। आपने अगर सिर्फ एक ही पार्ट पे उसमें चेंज करना है फिर आप आईडीज़ बना के करते हैं। तो अभी हम जो उन्होंने वहाँ पे पैरा लिखा है उसका मकसद यही था। तो जब आप किसी टैग के अंदर आईडी बनानी हो तो आप टैग के नाम के बाद, ये टैग का नाम है, इसके बाद स्पेस देख के आईडी लिखते हैं और जो भी आपने नाम यहाँ पे यूज़ करना चाहें वो लिख देते हैं। ये आपके अपनी मर्ज़ी का नाम होता है, इधर आप अपना नाम लिख दें या कोई रेफरेंस अगर है तो उसका रेफरेंस लिख दें। लेकिन अभी चलो उन्होंने रेफरेंस में उसके नाम आईडी मतलब दिया पैरा 1, और ठीक है ये पैराग्राफ 1 बन रहा है, उस हिसाब से उन्होंने पैरा 1 दिया। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज है। बाकी आप देखिए HTML का स्टाइल कुछ चीज़ें कॉमन हैं, वो आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट करनी होती हैं। लिखनी हो या तो आप याद कर लें, टाइप कर सकें आप, तो अगर याद नहीं रख सकते तो ये कॉपी पेस्ट आपने ऐसे ही करनी होती हैं चीज़ें। ये चीज़ें अमूमन चेंज होती हैं जो उसका बॉडी के अंदर पार्ट होता है, या फिर अगर ये स्टाइल्स वगैरह लिखे हुए हैं ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसमें आप देखें पहले हमने रेड लिखा था तो वो सब के ऊपर चेंज हो गया था, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्लैक ही होता है कलर। तो इसके ऊपर लगाने के लिए इसको अलग से उन्होंने कोड करना था, तो ये चैनल साइन हम यूज़ करते हैं। जब भी आईडीज़ के ऊपर कोई आपने स्टाइल लगाना हो, चैनल साइन लिख के और आईडी का नाम जो भी आईडी है, मतलब ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, अगर आपको समझ आ जाए ना बहुत सिंपल है। आईडीज़ नीचे 10 हो सकती हैं, लेकिन अभी चले हम इसको समझते हैं। तो ये चीज़ें कम वही हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर ठीक है किया हुआ है। ये हमने क्या किया है इसमें, ये जो पैरल लिखा हुआ है ये हमने आईडी बनाई है, ये खुद से सेल्फ है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते थे। मसलन मैं इसका नाम फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो आईडी यहाँ पे आपने दी है ये आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके दाएं बाएं और कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, ख़ास तौर पे शुरू का जो पार्ट है ना ये अहम है, तो ये बन जाता है टैग सेलेक्टर। अब फर्स्ट के नाम से गालबन कोई टैग नहीं है, लेकिन अगर आप मैनुअली एक कस्टम टैग बना भी लेते हैं तो ये उस पर काम करेगा। लेकिन जब आपकी आईडीज़ होती हैं तो उसके शुरू में ये चैनल साइन डालते हैं, ठीक है। ये आप जावास्क्रिप्ट के कोड में भी जाएंगे, ये चीज़ वहाँ पे भी आप देखेंगे। इसको रन
जी, तो इसको आप रन करेंगे तो ये तब भी वही आउटपुट देगा क्योंकि वो चीज़ सेम अच्छा, सेम ही है ना। इसमें क्या किया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है और कलर रेड कर रेड दिया कर है। दिए, अच्छा, ये सिर्फ हेलो वर्ड। हेलो वर्ड के एक के ऊपर किया है। तो अभी हम एक और इसमें देखें, ये हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास एक टूल है ना, तो इसमें हम चेंज करते हैं। एक हम बनाते हैं पी वाला ही लिखते हैं पहले, जिस तरह पहले लिखा हुआ था पी, ठीक है। और इसका ये मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। अच्छा, और कभी कभी आपने ना ये जो कोड, इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। इसको रन करूँगा तो ठीक है, सारा सेंटर लाइन भी हो गया क्योंकि ये पी वाले हैं सारे, दो हैं, ज़्यादा होते 20 होते 1000 होते, वो सब के ऊपर ही अप्लाई होता कोड। लेकिन आप अब ये चाह रहे हैं जो पहला वाला जो है ये रेड होना चाहिए, तो फिर एक तो हमने आईडी बनानी है उसकी, और उसको फिर लिखना आपने अमूमन हम इस तरह करते हैं कि जो जेनेरिक कोड है वो ऊपर लिखते हैं, जो सर वैसे स्ट्रक्चर आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी कर लें, जो मॉडिफिकेशन हो रही है वो नीचे, यानी ये जेनेरिक है ना, ये सब पैराग्राफ्स के ऊपर आप ये दे रहे हैं। ठीक फिर है। इसको हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, जो आईडी यहाँ पे आपने बनाई है वही आपने वहाँ पे लिखनी है। ये एक इसमें अहम चीज़ है सिंटैक्स वाइज, चैनल साइन डालना है और उसके आईडी का नाम। आगे जो भी आपने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो वैसे ही काम करेंगी जैसे आपने उससे काम करवाया है। बस इसके अलाइनमेंट मैं कहता हूँ नहीं ये तो राइट होनी चाहिए, तो ये सिर्फ एक एलिमेंट ही फिर यही वाला राइट होगा। पैराग्राफ वैसे हम थोड़े से और बना देते हैं, वो फिर अच्छा, ज़रा इसको ऊपर करेंगे आप, किस चीज़ को? ये फर्स्ट वाले को। इसको एक नहीं, मिनट, इसको पैराग्राफ, एक मिनट, पैराग्राफ इस कोड को वैसे मैं ऊपर भी लिख दूँ ना तो अभी इस सूरत हाल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। लेकिन बाज़ बात ये इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो सिचुएशन जब आएगी तो फिर आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी बताऊँगा तो आपको चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। ये के साथ रन करके लाजमी चेक करना है, ठीक है। अभी रन होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक ही बात है। एक ही बात है। कोई क्यूरी, ये आप वैसे हाथ से अगर लिख के करेंगे ना तो हाँ जी। बेस्ट तब है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर आप ये कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं चलती हैं, डिस्टर्ब होता है बंदा, वो फिर ये है कि आप ये कोड कॉपी करें या एक नई फाइल बनाएं डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल बनाता हूँ नई, ठीक है, ये न्यू एम्प्टी फाइल, और इसका नाम मैं लिखता हूँ test.html, ठीक है। एक्सटेंशन ये htm या html आप लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं टेक्स्ट एडिटर में खोलता हूँ क्योंकि इसमें कोड मैंने लिखना है, और इसको मैं यहाँ पे कोड वही वहाँ पे जो लिखा है वो पेस्ट कर दिया है, ठीक है। सेव किया फाइल को, फाइल अभी सेव हो गई है और ये ब्राउज़र में खुल सकती है। तो आपकी जो HTML जावास्क्रिप्ट CSS, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीज़ें, इनको रन करने के लिए आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आपका जो वेब ब्राउज़र है वही आपका मेन सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको कंप्यूटर में भी मिलता है, मोबाइल्स पे भी मिलता है, टैबलेट्स में भी, तकरीबन सब जगह पे ब्राउज़र्स आपके ये मौजूद हैं। तो इसको रन करने के लिए ब्राउज़र आपको चाहिए, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे कंट्रोल O करता हूँ, ये ओपन बॉक्स इसका खोलता है। शायद यहाँ पे भी इसका ओपन का, पहले बैरल फाइल मेन्यू में ये इस तरह का आता था ओपन, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। बैरल ये कंट्रोल O से ओपन बॉक्स खुलता है। डेस्कटॉप पे आप जाएं जहाँ पे फाइल पड़ी है, जिधर भी आपकी लोकेशन, आपने हो सकता है डी ड्राइव में, सॉफ्टवेयर के नाम से डी ड्राइव है उसमें आपने रखी हुई है, इसको ओपन करें। तो अब देखें जो यहाँ पे चीज़ एग्जांपल में राइट साइड पे आ रही थी वो वहाँ पे आ गई है। तो सही तरीका ये है करने का कि आप फाइल बनाएं, ठीक है, उसमें कोड लिखें। तो ये आपका ये फाइल फिर कल कल आप जिस तरह ये test.html अपनी जो भी होस्टिंग कंपनी आपने या अपना सर्वर बनाया हुआ है, ये होस्टिंग कंपनी से लिया हुआ है, वहाँ पे आप ये फाइल अपने सर्वर पे डालते हैं। आपकी साइट जो भी है abc.com/ आप ये लिखेंगे test.html, तो ये आपके सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी पूरी वर्ल्ड के लिए। इंटरनेट का बहरहाल मेन फ़ायदा यही है कि आप चीज़ें इस तरह पेजेस बना के कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए करते हैं कि ये थोड़ा सा इजी है, यहाँ पे मॉडिफाई करना भी, साथ में व्यू भी हम कर लेते हैं। वरना ये प्रोसेस है कि आप यहाँ पे कोड चेंज करेंगे
राइट की जगह मैं इसका कहता हूँ कि ये लेफ़्ट होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे लेफ़्ट ही होता है, इसको हम स्किप भी कर दें तो तब भी ठीक है। लेकिन अ, अब रीलोड करना है इस पेज को जहाँ पे काम आपने किया है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन लिखना इस केस में ज़रूरी इसलिए कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ में टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया हुआ है, तो अगर हम ये स्किप करेंगे तो वो ये भी टेक्स्ट सेंटर हो जाता। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट ही होता है, लेकिन क्योंकि ये हमने यहाँ पे जो कोड लिखा है कि सारे पैराग्राफ्स का टेक्स्ट जो है वो अलाइन सेंटर किया हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट को हमने चेंज कर दिया है। तो फिर इसको अगर हमने वापस लेके आना है तो फिर यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा, वरना वो डिफ़ॉल्ट से हट के हमने ये जो चेंज किया है ये वाला डिज़ाइन वो ले रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे अब हमें मेंशन करना ज़रूरी है अगर हम उसको लेफ़्ट देना है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है ना, यहाँ पे सेव किया फिर यहाँ पे आकर टेस्ट करें, या कोई आईडी इस्तेमाल करें जिसमें वो आपको उसी वक्त दिखा दे। तो इसलिए डेमोंस्ट्रेशन या सीखने के लिए ये टूल बहुत अच्छा है कि लेफ़्ट साइड पे आप कोड लिखते हैं, राइट साइड पे आपको नज़र आ जाता है। कोई क्यूरी? बहरहाल अपने ये पास सही समझता भी अगर जाऊँ खुद करें, बिल्कुल ऐसे ही ये है। क्योंकि देखने का वही प्रोसेस हो गया हो जिसमें स्कूल कॉलेज में जी, बैठे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपको करना ये होगा। अपने अगर हाथ आप से जब तक नहीं करेंगे तो अपने हाथ से नहीं करेंगे, वही यहाँ पे मैंने अगर ये फर्स्ट के नाम से बनाई है, आप कुछ और नाम से बनाएं। आप ये आईडी मैंने अभी पहले पैराग्राफ को दिया है, आप नीचे दें, इसको नीचे ले आएँ। पहले तो ये बात है ना कि इसको अगर हम नीचे लेके जाते हैं, एक तो चेंज ये आएगी ना कि उसका फ़्लो का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि ये अब फ्लो में ऊपर आ गया तो ये पहले नज़र आएगा, वो अब बाद में है तो बाद में। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जिस तरह आपने कोड लिखा हुआ है ये तो इसी तरह नज़र आता है, फिर इसकी वजह से फ़र्क पड़ भी जाता है, लेकिन वो अभी हम वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, इसलिए वो चीज़ें भी हम नहीं करेंगे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ये आप ज़रूर आपने करनी है, ये अगर नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं सीख सकते, लर्निंग आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ फाइल को। लेकिन ये अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे टेस्ट इसमें एग्जांपल यहाँ पे रन नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, मसलन एक इसमें टाइटल का एक होती है, टैग होता है, जिस तरह ये ऊपर नज़र आ रहा है हमें, ये टाइटल के टैग की वजह से आ रहा है। देखें इसी जो पेज है इसका हमने सोर्स देखना है, इसमें राइट क्लिक करें और व्यू सोर्स की ये ऑप्शन आ रही है, और कंट्रोल यू करें तब भी यही काम हो जाता है, कंट्रोल यू यही खुल जाता है। तो ये सोर्स हमें पास पेजेस का देखना पड़ जाता है, ठीक है। फ्रंट में हमें ये इस तरह नज़र आ रहा है, पीछे ये इस तरह कोड है, लेकिन ये कोड आता होगा तो तभी आप लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखें यहाँ पे टाइटल के नाम से ये एक चीज़ है, तो CSS सेलेक्टर, तो ये इधर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एग्जांपल्स है ना, यहाँ पे ये चीज़ अगर आप लिखेंगे भी ना ये नज़र नहीं आएगी। तो वैसे आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रन नहीं होती हैं, इस वजह से हमें वो फाइल में लिख के करनी पड़ती हैं। इस तरफ ये देखें, मैं यहाँ पे इसका CSS सेलेक्टर लिख रहा हूँ, हालांकि अभी इसका कुछ और आ रहा है, ये चेंज नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये एक स्पेशल तरीके से यहाँ पे इसको ये डिस्प्ले करवा रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये इस पेज का ये यहाँ से ले रहा है, जो इसका अपना सोर्स है, यहाँ पे उसको ये स्पेशल तरीके से यहाँ पे आउटपुट दिखा रहे हैं। तो ये अगर आप फाइल बना के सेव करेंगे तो उसके टॉप पे ये फिर CSS सेलेक्टर्स लिखा हुआ आएगा नज़र हमें। अच्छा, बस एक उन्होंने अहम चीज़ बताई है कि आईडी वैसे तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 2 3 नाम नहीं दे सकते। एक आपने देख लिया है टैग सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर का आपको ज़्यादा फ़ायदा तभी हो सकता है सारे HTML का आपको स्ट्रक्चर का पता हो, वो आप दोनों को भी नहीं, वो उस तरह आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल शुरू से करने की ज़रूरत है, वो तब उसको फ़ायदा हो। दूसरा आपने आज जो देखा है वो आपने देखा है ID सेलेक्टर। तो ID सेलेक्टर बनाना बहुत आसान है, टैग का नाम जिधर भी है, टैग का ये सेंटर तो ब्रैकेट ही होती है छोटी, और टैग का नाम होता है, जो भी नाम है वहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, वैसे आप HTML सीखेंगे। बहरहाल उसके नाम के बाद स्पेस दे के ID आप लिखते हैं, इक्वल साइन और कोटेशन के अंदर जो भी आपका अपना मर्ज़ी का नाम आप उसको देना चाहते हैं, ID जो भी देना चाहते हैं, वो बनानी आसान है। फिर इसी तरह CSS में फिर आप उसको जिस तरह बताया चैनल साइन लिखते हैं, ID का नाम और कोड उसका लिख देते हैं। कोड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जिस तरह ये फॉन्ट्स उसके चेंज कर सकते हैं, लिंक्स बना सकते हैं वगैरह वगैरह, विड्थ हाइट बहुत कुछ इसमें है। वेब डेवलपमेंट में थोड़ा सा एक इशू ये भी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, HTML आप सीखें, CSS सीखें, जावास्क्रिप्ट सीखें, फिर एक सर्वर लैंग्वेज सीखें, फिर उसके बाद सर्वर लैंग्वेज में हाँ
फिर वो ये आ जाती है CSS के फ्रेमवर्क्स हैं, jQuery, बूटस्ट्रैप, ये तो jQuery तो आपका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो बूटस्ट्रैप इसका CSS का फ्रेमवर्क है, फिर PHP है, फिर उसके भी फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके वहाँ की दही बन जाती है। लेकिन यह है कि आप जब काम करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, करते करते आपकी स्किल डेवलप हो जाती है, फिर आपको चीज़ें ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों याद में रहनी, फोकस चाहिए होता है ना, ये फिर याद रहनी शुरू हो जाती हैं। याद भी, और मैं असल में डिज़ाइनिंग भी करता हूँ ना। अच्छा, डिज़ाइनिंग फोटोशॉप से वगैरह में? हाँ जी, फोटोशॉप में करता हूँ और कोरल में। सही है। तो फोटोशॉप में जैसे कि मैं डिज़ाइनिंग कर रहा होता हूँ ना, तो जिस वक्त मुझे कोई तीसरा बंदा कुछ कह छेड़े देना, फिर तो- मेरी वो सारी फोकस उस पर हाँ हट जाता बिल्कुल, वो जूम करके आप बिल्कुल कोई छोटा सा बारीक सा काम है। कर रहे हैं, बारीक सा काम कोई हाथ लगाए तो बंदा लड़ने के लिए तैयार हो जाता लड़ने है के लिए। यार। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना, अभी इसमें जो एड्स है ना, ये वाले, ये एक मिनट। आपको भी फोटोशॉप में आता है काम? नहीं, फोटोशॉप में नहीं किया ये, पता है सब। अच्छा वेब, ठीक है। फोटोशॉप में मैंने भी कोई ख़ास काम नहीं किया हुआ। ये कोलर पे बने हुए हैं, अच्छा, ये फोटोशॉप में बना हुआ है, ये भी ये फोटोशॉप है, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया हुआ। उसके बाद ये कोरल पे हैं, कुछ फोटोशॉप में हैं, ठीक है। ये फोटोशॉप में बना हुआ है। फ्रॉम स्क्रैच बनाया आप? लास्ट टाइम ये मैंने बनाया था, मैंने लास्ट टाइम बनाया था। तो ये एक अपनी डील्स वाला भी मैंने बनाया था। तो ये एक, मैं मुझे फिलहाल टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं कर नहीं पाता। सही है। इसमें मज़े की बात जो है कि आप ये फ़ोटोशॉप में चीज़ें करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उससे मिलती जुलती चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि लेकिन इसकी सारी बात है फोटोशॉप का मैंने कंप्लीट कोर्स यूट्यूब से किया। इमरान अली दीना, अच्छा, शायद नाम सही। सुना हो आपने, बहुत फेमस है। असल में मैं courses- डिज़ाइनिंग साइड पे ज़्यादा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्रोग्रामिंग साइड पे अच्छा हूँ। अच्छा, नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे एक बहुत फेमस टीचर है, अच्छा, इमरान सही। अली दीना, वो इसमें कोर्सेज करवाता होता है। सही है, उससे किया था मैंने उसका कोर्स। ठीक है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बस जो कमी है ना वो हमारी साइड पे है कि क्योंकि मुझे ना हम नहीं देखते। नहीं, मुझे बेसिकली ना पे करना पड़ता था। मैं अपने बिजनेस को ठीक है। बनवाता था ना, तो मुझे पे करना पड़ता था। मैं कहता था ठीक यार है। पे क्यों करूँ, मैं खुद क्यों ना खुद बनाऊं? सीख लें, क्योंकि वो कोई खुद सीखा तो फिर वो जी बिल्कुल, कोई आपके जैसे हालांकि बैकग्राउंड में नहीं है लेकिन सीख लेता है बंदा, कोई सीख रॉकेट लेता साइंस है। नहीं है। नहीं। हम CS वाले बैठे हुए हैं, तो कभी कभी जहन में आता है यार कि ये बहुत हमने मैं पढ़ा है, MCS बहुत कर पैसे रहा भी था। खर्च किए हैं। मैं MCS कर रहा था, छोड़ मैंने दिया? बीच में छोड़ दिया था। कहाँ से? इधर काम से कर रहे हैं? से। आप जानते होंगे सरफात ग्लासेस और फात लोग, सरफात वगैरह, ये सारे ये टीचर थे ना हमारे अच्छा प्रोग्रामिंग वगैरह के। अच्छा, तो वो फिर मैंने छोड़ दिया था, बाकी फिर नहीं इस पे ध्यान दिया मैंने। अच्छा। अब ये हम सिलेक्टर्स में तीसरा एक सिलेक्टर पढ़ रहे हैं। एक हमने ID सिलेक्टर पढ़ा है, इससे पहले हमने टैग सिलेक्टर पढ़ा है, और ये तीसरा CSS सिलेक्टर है। देखें, काम बाज़ वक़्त आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, तो फिर आपको ये जितने आपके सिलेक्टर्स की टाइप्स हैं ना, उनकी ज़रूरत फिर बन जाती है। तो इसमें पहले आप देख लें कि ये करता काम कैसे है, फिर हम इसकी ज़रूरत के ऊपर भी बात करते हैं कि ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। और ये देखें, हमने यहाँ पे पहले हमने ID लिखा था पहले, यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं क्लास। फ़र्क आ गया ना? अब दोनों का फ़र्क है वो हम बताते हैं। देखें, ID में हमने ID का वैसे मकसद ही होता है आइडेंटिफिकेशन, तो उसको हम नाम यूनिक रखते हैं। लेकिन आप देखें ये क्लास में यहाँ पे भी हमने वही लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है, ये भी हमारी मर्ज़ी का नाम है, और ग़ालिबन इसकी भी वही रिक्वायरमेंट होगी कि ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अब देखें, ऊपर हमने पहले जो कोड लिखा था वहाँ पे हमने चैनल साइन लिखा था। तो चैनल साइन वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि ये जो आगे हम ये कोड लिख रहे हैं वो किसी ID के ऊपर अप्लाई होगा। तो जब डॉट लगता है ना, तो ये इसको क्लास बना देता है। तो ये सेंटर के नाम से क्लास बन गई है, और ये हम नीचे किसी भी टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, यह अलग टैग है, H1 हेडिंग 1 इसको बोलते हैं। आपने पहले जो टैग्स देखे हैं वो P वाले देखे हैं, पैराग्राफ, ये शॉर्ट उसकी है, और ये है H1। तो इसीलिए देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। हेडिंग का मकसद ही बड़ा करना होता है। जिस तरह वहाँ पे भी आप फोटोशॉप में फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, तो इसमें भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं चेंज। लेकिन अभी एक बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो होती हैं चीज़ें, उसमें ये साइज़ इसका बड़ा कर देता है। H1 सबसे बड़ी ये हेडिंग है, इस तरह और लेवल की हैं, वो हम HTML में ये हमने पढ़ी थी। तो अब ये सेम स्टाइल सबके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो क्लासेस बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि आप एक स्टाइल सेम
किसी मुख्तलिफ जो है ना वो टैग्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो ज़रूरत ये हो जाती है। वैसे वो टैग सेलेक्टर में तो क्या था, आप पी लिखते थे जी। या इधर H1 लिखते तब अप्लाई हो सकता था। आईडी सेलेक्टर, क्योंकि आईडीज़ यूनिक होती हैं, वो दो एलिमेंट्स को हम सेम आईडी दे भी नहीं सकते, टेक्निकली गलत है। तो जब आप मुख्तलिफ टाइप के एलिमेंट्स को एक ही तरह का डिज़ाइन देना चाहते हैं, जेनेरिक आपने सोचा यार कि पैराग्राफ भी राइट लाइन होने चाहिए, कुछ लोगों को शौक भी होता है ना दुनिया की जो रीत है उससे हट के चलने का, तो वो कहते हैं नहीं जी सब लेफ़्ट लाइन कर रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, हम तो राइट भी करेंगे, सारी साइड राइट भी लाइन होनी चाहिए। वो भले आप पढ़ने वाले तंग होते रहे, लेकिन उनको अपनी वो एक सेल्फ वो होती है ना कि वो नवा कुछ मसला बना लेते हैं, नहीं जी हमने दुनिया से हट के ही चलना है, भले वो गलत ही कर रहे हो। तो अगर खुदा न खास्ता आपका भी ऐसा मसला है तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। तो क्लास के साथ फिर हमें ये फ़ायदा है कि ये आप मुख्तलिफ टैग्स हैं, अभी तो हमने ये दो देखे हैं, इस तरह 20 टैग्स हैं और उस पर आप कर सकते हैं। और इसका एक और मकसद भी है। तो अगर एक और मकसद ये है कि अगर पैराग्राफ आपने एक, मैंने ये लिखा हुआ है, मैं ये कुछ पैराग्राफ्स लिखता हूँ, फिर आपको वो चीज़ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं। तो वैसे आप जब कोई पैराग्राफ का टैग सेलेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं जिस तरह सिर्फ पी लिखता हूँ ना, तो अब ये जितने पैराग्राफ्स वाले हैं इनके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और इसमें मैं टेक्स्ट राइट करता हूँ और कलर ग्रीन करता हूँ। तो ये अप्लाई तो हो गया है, ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला भी है। मैं चाह रहा था कि ये वाले जो दो हैं इसके ऊपर थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए था, सब पैराग्राफ्स के ऊपर नहीं करना चाह रहा था। तो ये जो टैग सेलेक्टर है ना, इसकी एक तो खूबी है कि ये सब टैग्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, एक खामी भी है कि कुछ टैग्स के ऊपर आप नहीं चाह रहे थे। उसका एक तो हल है कि आईडीज़ वो बना लें, एक हल तो वो भी है। लेकिन अगर आपके बहुत सारे टैग्स हैं जिनके ऊपर आप नहीं चाह रहे थे वो स्टाइल, तो फिर आप अपने आईडीज़ बनाएंगे, वो भी गलत है ना। 50 अगर पैराग्राफ बीच में ऐसे हैं जिन पे आप वो नॉर्मल जो टैग सेलेक्टर वाला कोड लगा हुआ है वो आप नहीं चलाना चाह रहे, तो 50 की आप आईडीज़ बना के करेंगे, नहीं वो गलत है। उसका अच्छा तरीका ये कि आप एक स्टाइल बना दें, ठीक है, क्लास बना लें। तो ये जो क्लास है वो फिर जिधर जिधर आप लगाएंगे उधर उधर अप्लाई करेगी, ठीक है। जैसे अभी तो ये यहाँ पे लगी हुई है, मैं चाहता हूँ ये 3 जो हैं वो सिर्फ उनके ऊपर, 2 जो हैं ये इनके ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए, बाकी पैराग्राफ्स ठीक हैं वैसे ही आएँ, नॉर्मली ग्रीन ही आए, लेकिन ये वाले 2 थोड़े से हटके हैं। तो इसकी एक ज़रूरत भी है क्लास सेलेक्टर की। इस तरह और सेलेक्टर्स की टाइप भी हैं, उनकी अपनी अपनी एक ज़रूरत है। तो अच्छा, इसमें अब देखें हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें थोड़ा सा और चेंज किया हमने। उसमें इसको हम बोलते हैं कि आप समझ लेंगे जिस तरह एक बॉक्स है उसके अंदर एक और बॉक्स है। टैग्स भी बेसिकली कुछ टैग्स ऐसे ही हैं ना कि जो कंटेनर होते हैं, बिल्कुल उसके अंदर और टैग्स लग सकते हैं, फिर अंदर उसके और जितने मर्जी लेवलिंग हो जाए, जिस तरह डिव्स हैं ख़ास तौर पे। तो इसमें देखें अब ज़ाहिर काम तो ये इन्होंने किया है, ठीक है, क्लास यूज़ हुई हुई है, ठीक है, ये डॉट के बाद हमें पता लग रहा है कि ये क्लास है, सेंटर के नाम से एक क्लास है, और ये सेंटर की क्लास इधर भी अप्लाई की है H1 के ऊपर भी, और यही क्लास P के ऊपर की है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये काम नहीं कर रही पूरी तरह। गौर करें ज़रा, असूलन क्या होना चाहिए था, H1 भी और P भी टेक्स्ट लाइन सेंटर होना चाहिए था और कलर हो जाना चाहिए था रेड। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो हेडिंग है इसका कलर उसने चेंज नहीं किया,
ना ही इसको सेंटर लाइन किया है। उसकी वजह ये एक्स्ट्रा चीज़ है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है अगर हम इसको हटा दें, इस चीज़ को अगर हटा दें तो ये है टैग सिलेक्टर है, टैग है ना, पी टैग है। तो जब आप चाहते हैं कि ये क्लास सिर्फ टैग्स के ऊपर अप्लाई हो, यानी खुद आप बाउंड कर रहे हैं अपने, होता है गलती से भी आप ये किसी और जगह पे ना लगे, होती है कोई ऐसी क्लास हो सकती है कि आप कहते हैं ये सिर्फ इस टैग्स के साथ ही हो। अच्छा, वैसे इससे पहले हम कुछ नहीं, अगर डिफाइन करना है तो सिर्फ उससे पहले कुछ लगाएं। जी डॉट से पहले हमने देखें पी लिख दिया, टैग का नाम लिखा है ना, तो अब ये होगा कि ये सिर्फ पैराग्राफ वाले जो टैग हैं पी वाले, इसके अंदर ये क्लास इस्तेमाल हो सकती है। अगर गलती से किसी जगह आप कर भी लेंगे तो ये उस पर असर नहीं करेगी। इसे सिर्फ हेडिंग के लिए करें वैलिड, तो H1 कर देंगे, वो अपोजिट हो जाएगा इसका। H1 करेंगे या फिर सिर्फ H करेंगे? एच का टैग, एच के नाम से कोई टैग नहीं है, H1 के नाम से टैग है, टैग के नाम H1 है, H2 इस तरह सीरीज़ है। ठीक है। तो अभी उसका अपोजिट हो जाएगा। हालांकि ये क्लास लगाई भी है हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास ये वाली इस्तेमाल हो, लेकिन ये क्योंकि क्लास पहले ही हमने यहाँ पे H1 लिखा है तो ये फिर H1 के अंदर ही अप्लाई हो सकती है और किधर भी नहीं हो सकेगी। तो ये एक लिहाज से हम खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये बात का रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है ना, तो खुद आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं चीज़ों को अपने हिसाब से। तो अभी ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, ये अक्सर जो CSS सीखते हैं या करते हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आती या शुरू में ख़ास तौर पे तंग करती है। क्लासेस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, जो क्लास हम बनाते हैं ना उसमें आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, बाकी देखें कोड को समझना है ना, तो आपने जब भी पहले तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना जो HTML की आप समझ लें नहीं है, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। अब ये चाहे इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, बहुत लंबा लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए बाकी सबको इग्नोर कर दें, सिर्फ आप HTML के स्ट्रक्चर को देखें। तो यहाँ से हमारी बॉडी ये होता है टैग, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर का कोड होता है, तो ये बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो आप इसको मैप करें चीज़ों को, H1 है जी, H1 इधर हमारे पास नज़र आ रही है, ठीक है। फिर पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आ रहा है, अभी जैसे भी नज़र आ रहा है वो हम देखते हैं बाद में। फिर एक और पैराग्राफ है, वो भी है पैराग्राफ, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये आप जहन में पहले चीज़ें क्लियर कर लें, फिर आप जो और चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करें, इस तरह आपको समझने में आसानी होगी। तो ये तो चीज़ वही है, पी डॉट सेंटर, सेंटर की हमने एक क्लास बनाई है जो कि सिर्फ पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई होगी, और इसमें हमने दिया है टेक्स्ट सेंटर और कलर रेड दे दिया है, ठीक हो गया जी। और ये देखते हैं हमने अप्लाई कहाँ कहाँ पे किया है, ये 1 2 3 तीनों में किया है अप्लाई। इसमें थोड़ा सा और भी है कि स्पेस दे के और भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हम देखते हैं पहले। तो H1 के ऊपर ये अप्लाई नहीं हुई, हालांकि दी है क्योंकि यहाँ पे जो टैग सिलेक्टर हमने यूज़ किया वो P है, तो इसके ऊपर तो ये बिल्कुल फोकस हो गई, नहीं चली, इसके ऊपर चली है और इसके ऊपर भी चली है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक और भी क्लास बनाई हुई है, P डॉट लार्ज, और फॉन्ट साइज इसका ज़्यादा कर दिया, 300% कर दिया है। फ़ॉन्ट हम जो है ना वो पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, परसेंटेजेस में भी दे सकते हैं, यानी जो नॉर्मली फ़ॉन्ट होता है उससे 300% ज़्यादा कर दिया हमने, 3 गुना। तो ये हम देखते हैं कि जब एक से ज़्यादा क्लासेस आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आपने क्लासेस 10 बनाई हैं मुख्तलिफ चीज़, इस क्लास को उसी में क्यों नहीं डिफाइन किया जो पहले हमारे पास सेंटर की यूज़ हो रही थी, लार्ज की अलग से क्यों बना लिया? हाँ ये यहाँ पे तो हम सिखाने के लिए बनाई है ना, वैसे तो उसूलन ये एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसको यहीं पे लिख देते फॉन्ट हैं। साइज, लेकिन इसका फिर नुकसान ये होता कि ये फिर इन दोनों के ऊपर भी इनका फॉन्ट बड़ा हो जाता। इस पे भी अप्लाई हुई थी ना, अगर उसको हाँ अलग से लिखने का, अलग से लिखना कि तीसरी पे अप्लाई हो सिर्फ। हाँ वो अलग से इसीलिए लिखी है कि जहाँ पे हमें ये लार्ज का स्टाइल चाहिए वहीं उस एलिमेंट में आप सिर्फ लगाएं। तो इसमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पहले हो या बाद में हो, इस केस में अभी फ़र्क पड़ा है कुछ? कुछ भी नहीं।
बहुत समझाने के लिए उन्होंने ज़रा तरतीब में ही लिखा है, क्योंकि उधर सेंटर सेंटर लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी उसी तरह सीक्वेंस में ज़रा लिखा है, समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है कि आप एक से ज़्यादा क्लासेस यहाँ पे एलिमेंट के अंदर दे सकते हैं। वो सिर्फ क्या चीज़ फ़र्क डालती है, स्पेस। ये आपका इसका कोड भी आप सोर्स, इसका सोर्स भी आप देखेंगे ना, ये चीज़ें बहुत कॉमन इसमें आ रही होती हैं। ये आप इधर कोड में आए और क्लास, ये देखिए यहाँ पे ये एक क्लास दी हुई है और ये दूसरी क्लास दी हुई है स्पेस के साथ। बास की ज़्यादा होती हैं, 2 से भी ज़्यादा हो सकता है, 3-4 लिखी हों, डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सूरत हाल है। ये वेबसाइट का वो है। ये उसी पेज का सोर्स है, इसी पेज का सोर्स हम देख रहे हैं। कंट्रोल यू करें या राइट क्लिक करके सोर्स कर लें। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये भी 2 ही हैं मेरे ख्याल, नहीं 3 हैं। देखें ये एक क्लास है, डैश डैश बीच में आ सकती है नाम के, ये दूसरी क्लास है और ये तीसरी क्लास है। अब इनका पीछे कोड वहाँ पे लिखा हुआ है, W3 बॉर्डर के एक क्लास है, उसके अंदर पूरा उसका लिखा हुआ है कि बॉर्डर आना चाहिए या जो भी। लेकिन नाम उमूमन ऐसे बनाए जाते हैं ना कि ये तो भी वैसे डमी से बने हुए हैं ना, नाम वैसे कोशिश होती है कि रेलेवेंट बनाए जाए, ताकि जब आप क्लासेस अप्लाई कर रहे हैं या सोर्स कोड देख रहे हैं तो आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो मैं यहाँ पे फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये आप इस तरह स्पेस दे के मल्टीपल क्लासेस के नाम जहाँ पे एलिमेंट्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो खैर हमने चीज़ें थोड़ी सी आपने देखी है ना, CSS की स्टाइल्स किस तरह चेंज करते हैं। आगे हम देखेंगे कि उसमें बहुत आपके पास स्कोप है काम करने के लिए। इसमें भी यही कहा है कि स्टार्ट नंबर से नहीं होता। अभी आज ये फिर हम यही पूरा करते हैं और बस करते हैं। तो अभी हमने ये चीज़ मेरे ख्याल कर चुके हैं हम। अच्छा, इसमें अब देखें, एक इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं, स्टैरिक। यानी कुछ भी। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे हमने ना टैग दिया है, ना क्लास दिया है, ना आईडी दी है, ना और तरह के सिलेक्टर्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि सब एलिमेंट्स के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाए। स्टैरिक ये क्या चीज़ है, इसको क्या इसका मतलब ये है कि सब एलिमेंट्स, यानी पूरे पेज के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं सब के ऊपर ये अप्लाई होता तो है। वो तो पी दे के भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, पी अगर देता तो फिर हेडिंग्स में नहीं होता। अगर पी का वहाँ पे टैग सेलेक्टर यूज़ करते हैं ना, मतलब यहाँ पे हम पी लिख देते हैं, तो ये जो आपका स्टाइल है ये सिर्फ पैराग्राफ्स के ऊपर होता। अच्छा, वो मतलब कि फिर हमें अगर H1 पे करना पड़ेगा तो H1 की अलग से कमांड देनी पड़ेगी हमें, अलग से देनी पड़ेगी। यानी कि उसको दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने स्टैटिक यूज़ किया है। स्टैरिक दे दिया, यानी स्टैरिक का मतलब ये है कि कुछ भी एलिमेंट आ जाए। अभी तो हमने ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स पढ़े हैं, मतलब वही ना कुछ भी। कॉम्बिनेशन। और एक और देखें, आपने एक चीज़ नोट की होगी या नहीं की, अगर कि जो टैग सेलेक्टर है और ये यूनिवर्सल सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर की एक मज़े की बात जो है वो इंटरेस्टिंग है कि वो आपको नीचे कोड चेंज नहीं करना पड़ता। ये वाला, ये देखें, ये जो HTML का कोड है ना, इसको चेंज नहीं करना पड़ता टैग सेलेक्टर जब आप यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें एक एडवांटेज है, जी बिल्कुल ऐसे ये टैग सेलेक्टर में, क्योंकि अमूमन हमारे जो ये स्टाइल्स होते हैं ना, अमूमन ये स्टाइल्स हमारे एक्सटर्नल फाइल्स में लिखे होते हैं। तो आपको उस फाइल के अंदर घुस के कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर से ही वो CSS वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लें। आपका सर्वर है, लाइव साइट चल रही है, एक कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, आप सिर्फ वो CSS वाली एक फ़ाइल डाउनलोड करें, उसमें जो भी टैग सेलेक्टर का कोड है वो चेंज करें। इस फाइल में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो फाइल CSS फाइल वो पहले ही हमने ऊपर इंक्लूड कराई होती है। वो हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे CSS फाइल्स किस तरह इंक्लूड कराते हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टैरिक कुछ भी, लेकिन ये इतना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर अप्लाई आप कर रहे हैं तो उसके फिर नुकसानात हैं। इसका आप कहें कि ओवरहेड या लोड ज़्यादा है। अब एक चीज़ सब एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे नहीं भी ज़रूरत, तो इसलिए जिधर ज़रूरत है आप वहीं पे स्टाइल अप्लाई करें।
तो ये ग्रुपिंग का मेरे ख्याल है हमने ये देख लिया पहले भी, या ये कुछ और। अच्छा, इनको हम चेंज कर सकते हैं, ये जो स्टाइल हेड और बॉडी लिखी हुई है। हाँ एक मतलब मैं एक मिनट वो दूसरी वाली एग्जांपल खोलता हूँ ना जी। वो जो नहीं लिखा हुआ स्टाइल हेड और बॉडी, यानी कि ये ये। हाँ, इस जो नीचे वाली है, ये ये बॉडी इसको कर सकते हैं चेंज हम? नहीं, ये फिक्स होते हैं, ये कोड है पक्के। ये पक्का कोड है कि जब भी आपने पेज का कोड जब लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। देखें बॉडी, और यहाँ पे एक स्लैश के साथ बॉडी है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक टैग है जो हमें डिफाइन करता है कि आपका पेज का कोड इसके बाद आ रहा है। चेंजिंग से एक यहाँ पे करनी और एक यहाँ पे करनी है। जी, इधर स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, और इधर कर सकते इधर कर सकते हैं। इधर जैसे पेज की रिक्वायरमेंट है वो पेज उस तरह बनाते हैं आप। तो ये ग्रुपिंग को हम देखते हैं, ये आसान हो जाए। कल से इंशाल्लाह कोशिश अपना ले तो, ताकि उसमें आपको मैं सेटअप खुद बंदा करे तो नहीं, ज़्यादा उसमें मैं आपको, अगर उसमें अभी तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में उसको वेब सर्वर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ना। उसको वेब सर्वर बना देंगे, फिर आपका वो वर्किंग लैपटॉप बन जाएगा। कौन सा आपका? ये लेनोवो का है, कौन सा i5 है। जनरेशन? जनरेशन नहीं पता, याद नहीं, शायद 6 है या समथिंग। सेम है मेरा। अच्छा, ये डिस्क कौन सी है आपके पास? डिस नहीं पता। अच्छा, इसमें कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो आपने मल्टीपल चीज़ों के ऊपर अप्लाई करने होते हैं। जिस तरह ये हमने स्टाइल्स हैं, ये हमने मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करने थे। तो जिस तरह हम पहले सिर्फ लिख रहे थे H1 या P लिख रहे थे, तो उसका एक आसान तो हल ये है कि ऊपर आप इस तरह कामा लगा लगा के जितने सेलेक्टर्स हैं सारे के सारे लिख दें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये P नहीं लिखते तो ये फिर इसके ऊपर अप्लाई, या H2 नहीं लिखते तो ये फिर इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, बाकी सब पे हो जाता स्टाइल जो भी है। मतलब जहाँ यहाँ हम जो मर्जी लिखते हैं, अगर हम ऊपर नहीं करेंगे उसे लिखवाएं तो वो नहीं उसको जी करेगा। अब हाँ, एक चीज़ कि process आपने करेगा। स्टाइल लिखा ही नहीं है तो वो फिर क्यों उसको नीचे फिर- मैं वही ना, नीचे जो मर्जी लिखते नीचे हैं नीचे लेकिन ऊपर अंदर उसका नीचे style ढांचा नहीं- है, नीचे ये आपका ढांचा है। पेज का ढांचा है, एक लिहाज वही से ना। डाटा है, आप समझ लें डाटा है। तो ऊपर जब तक स्टाइल्स आप नहीं लिखेंगे वो नीचे इसके ऊपर फिर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा आपको। नहीं आएगा। और H2 का नहीं लिखा हुआ तो वो कुछ नहीं करेगा। H2 को, H2 की जो डिफ़ॉल्ट है ये देखें, हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटे लेवल की हेडिंग। तो इसको जो नॉर्मल उसका एक H2 का डिफ़ाइन हुआ है कि इतना साइज़ इसका होना चाहिए। हर ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, ये H2 की कितना होना चाहिए साइज़, या फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, वो उस तरह शो करेगा। इसको सेटिंग्स में जाके किधर आप चेंज भी कर सकते हैं, आप सेटिंग्स में जाके ना ये इसका बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा मुझे नज़र आए। तो ये इस तरह हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। बहरहाल ये मज़ा तब आता है ना जब ये चीज़ें सीख जाते हैं और ये फिर कंबाइन होकर किसी जगह पे अप्लाई करते हैं। वैसे अकेले ही अपनी अपनी जगह पे थोड़ी सी बोरिंग है ये। और यहाँ पे हमने क्या चीज़ की है, इसमें क्या ख़ास बात है जो पिछली एग्जांपल में नहीं थी। पिछली एग्जांपल्स को खोलते हैं, इसमें नहीं, बल्कि ये तो अभी हमने किया, ये वही है। वही है। मैं समझ रहा था ये कोई और एग्जांपल है, नहीं। अच्छा, नीचे फिर आ गया टेस्ट आ गया। टेस्ट आप ज़रूर किया करें, क्योंकि इसमें फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को जज करने का मौका मिलता है। तो इसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, कोड को ध्यान से देखें और फिर उसको हल करें। सिंपल यही हल है।
चेंज द कलर ऑफ ऑल पी एलिमेंट्स टू रेड, ठीक है, सिर्फ पी वालों को कहा है। कोड आपको मैदान दे दिया है, ठीक है, बाल आपके कोर्ट में फेंक दिया है, अब आपने कोड लिखना है। तो आप मुझे बताएं क्या कोड होगा। ये जो पैराग्राफ्स हैं सिर्फ इसको कह रहे हैं कि इनका कलर रेड हो जाना चाहिए। स्पेस है, पी स्पेस आगे आगे अलाइन हो जाएगा, अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। चलो मैं नीचे लाइन पे लिख देता हूँ अलाइन, ALIGN अलाइन क्या लेफ्ट, अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। हाँ ऐसे लिखना है या कुछ और? नहीं, लिखने का तो मुझे भी अच्छा सही है, लेकिन अलाइनमेंट का तो उसने कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन उसने तो रिक्वायरमेंट ये है कि चेंज सिर्फ कलर चेंज कलर ऑफ ऑल पी एलिमेंट्स टू रेड। अभी तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पी एलिमेंट है और एक ये है, ये तो हेडिंग है, इसको उन्होंने नहीं कहा चेंज करने का। तो इनका कहा है सिर्फ पी का, यानी ये दो इनके कलर रेड हो जाए। कैसे होगा रेड? इसको बंद कर दूँ? इसमें कोई टैग यूज़ कर लेंगे पी का, टैग सेलेक्टर यूज़ कर देंगे, पी का आ गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बॉडी में वैसे बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये भूलनी नहीं है, ये बनानी होती है, ये भूल जाता है होता है ना, तो लेकिन इसकी अपनी ज़रूरत है। यहाँ पे अब प्रॉपर्टी लिखनी है, लिख लें आप टेक्स्ट फॉन्ट। नहीं फॉन्ट तो उसने कहा ही नहीं है, उसने तो कलर कहा है। टेक्स्ट कलर सिर्फ लिख दें, सिर्फ कलर है, सिर्फ कलर के नाम से प्रॉपर्टी है, मतलब आपने वो भी चल जाता है। कलर इज इक्वल टू रेड, इक्वल नहीं साइन यूज़ करना। यहाँ पे कॉलन होता है और यहाँ पे रेड लिख दिया, और सेमी कॉलन अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं कि वो हमारी प्रैक्टिस में ये रहे कि इसको हम चेक करते हैं। करेक्ट, गुड हो गया जी। अच्छा अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। चेंज द कलर ऑफ एलिमेंट विद ID इज इक्वल टू पैरा 1 टू रेड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो जो पहला पैराग्राफ है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, इसको ये कह रहा है इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? ID के लिए क्या साइन यूज़ करते थे? वो हैश साइन, ठीक है। और फिर हमने PARA ID का नाम लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट्स आएंगी, और प्रॉपर्टी तो वही है जो हमने पीछे हमने लिखी है, कलर कॉलम रेड सेमी कॉलम। बैकग्राउंड में हमारा वो नहीं है ना, क्लैपिंग वीडियोस में होता है। ओह, ये फिर हमें एक जो एक्सरसाइज छोड़नी पड़ेगी, टाइम नमाज का हो गया, मैंने देखा ही नहीं है, हम क्लैपिंग के चक्कर में पड़ गए। तो ये फिर हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं जी। ये इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट, मुझे आपने याद कराना है, 2 एक्सरसाइज हमने कर ली थी, इसको हम स्टॉप करते थे जी। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।